मित्रों, आज चर्चा करेंगे जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी में वैचारिक अंतर की। जवाहरलाल नेहरू की कुछ महान और विध्वंसक गलतियों को एक तरफ कर दिया जाए तो एक सामान्य प्रधानमंत्री के रूप में उनका जबरन 12 साल शासन करना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। नेहरू की विध्वंसक गलतियों में धर्म के नाम पर देश के बंटवारे के बावजूद मुस्लिमों को भारत में पनाह देने में पद और शक्ति का दुरुपयोग करना, पाकिस्तान से आए लाखों हिंदुओं को उनकी किस्मत पर छोड़ना और उन्हें प्रचंड ठंड में बिना छत के सड़क किनारे पर पड़े रहने देना, मुस्लिमों को इस देश में किसी प्रकार की तकलीफ न हो इसके लिए संविधान में बदलाव करना, कश्मीर समस्या को अनावश्यक रूप से यूएन में ले जाना, सरदार पटेल के गृह मंत्री होते हुए अनावश्यक रूप से कश्मीर के मुद्दे में दखल दे उसे विकट बना देना और 1948 में पाकिस्तान को आसानी से आधा कश्मीर कब्जा होने देना, राजा जय सिंह द्वारा विलय पत्र पर साइन करने के बावजूद कश्मीर में देरी से सेना भेजना, चीन से अनावश्यक दोस्ती निभाते हुए तिब्बत पर सरदार पटेल के सुझाव को दरकिनार करना, चीन से गलबहियाँ कर पंचशील का मुगलता पालते हुए अपनी कमजोरी दिखा उसे आक्रमण को प्रेरित करना और 1962 के युद्ध का निमंत्रण दे हजारों वीर सपूतों के निर्मम हत्या करवाना, साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर, लद्दाख, अरुणाचल के 75,000 वर्ग किलोमीटर के भूभाग को खोना, ये सभी गलतियां बताती है कि वे एक अकुशल प्रशासक, अज्ञानी प्रधानमंत्री थे। फिर भी उनकी कुछ उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। नेहरू के इन भयंकर और विनाशक गलतियों को एक तरफ कर दें तो ओवरऑल वे कुशल और कुटिल प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जा सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1964 में जब देहावसान हुआ तब नरेंद्र मोदी मात्र 14 साल के थे। इसलिए उनके पास यह समझने का कोई कारण नहीं था कि नेहरू के भारत पर किस तरह से शासन किया तथा उन्हें इसका भी भान नहीं था कि देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनके समक्ष किस तरह की मूलभूत चुनौतियां मौजूद थीं। एक व्यक्ति और एक राजनेता के रूप में नेहरू की प्रमुख शक्तियों एवं कमजोरियों की था तब मोदी जी को नहीं रही होगी। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के शुरुआती वर्ष विभाजन के साए में गुजरे हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही ध्वस्त पड़ी हुई थी। नेहरू ने इन चौतरफा चुनौतियों का मुकाबला किस तरह किया होगा तब बिल्कुल किशोर रहे नरेंद्र मोदी को इसका कोई इल्म भी नहीं रहा होगा। देश को व्यवस्थित करने के नेहरू के प्रयासों के बारे में मोदी की सराहना शायद उनकी विद्यालयी शिक्षा के बाधित होने की वजह से नहीं मिली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खराब पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मोदी को अपने पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाकर जैसे तैसे जीवन यापन के लिए मजबूर होना पड़ा था। 2011 में जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राजनीति सत्ता हासिल हुआ तो उसके 37 साल से नेहरू का भूत निष्क्रिय पड़ा हुआ था और ऐसा मालूम होता है कि तब तक उनका प्रताप अतीत का विषय बन चुका था। बेशक एक भूत के लिए 37 वर्ष शरारत करने वाले के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए पूरी तरह से एक अच्छी उम्र कही जाएगी। हमने बचपन में कोलकाता की पुरानी हवेलियों में लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड वेलेस्ली के भूत प्रेतों की कई कहानियाँ सुनी थी, लेकिन सवाल यह है कि नेहरू का भूत नरेंद्र मोदी को क्यों चुना और किसी को क्यों नहीं चुना। आखिरकार उसके शिकार के लिए कई प्रधानमंत्री एक लाइन में खड़े थे और उनमें से प्रत्येक अपने समय में एक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी से कम नहीं थे। मोदी से पहले 6 गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई प्रधानमंत्री भारत पर शासन कर चुके हैं। इसमें मुरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा। इस सूची में हम PV नरसिम्हा राव को भी शामिल कर सकते हैं। यद्यपि राव कांग्रेस के थे लेकिन वे नेहरू की विरासत का दावा करने वालों की आंखों के कांटे के रूप में जाने जाते थे। विशेष रूप से वे उनके नाती एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी को एकदम नहीं सुहाते थे। तब सोनिया गांधी महान विरासत वाली पार्टी कांग्रेस की गॉड मदर के रूप में उभरने की तैयारी कर रही थी। यह काफ़ी अजीब है कि नेहरू के भूत ने भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं बख्शा, जिन्होंने 1998 से 2004 तक देश पर शासन किया। मोदी के बनिस्पत वाजपेयी ने नेहरू के साथ अपने दिनों को याद करने का शायद ही कोई अवसर गंवाया। वाजपेयी तब जनसंघ के उद्यमान राजनीतिक थे जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोकसभा में पार्टी के सांसद थे। 1962 में चीन से भारत की हार के बाद नेहरू की साख पर गहरा धक्का लगा था। इसके बाद तो वाजपेयी उनके कट्टर आलोचक बन गए। फिर भी उनकी आलोचना राजनीतिक कार्यों तक ही सीमित थी। उसमें एक व्यक्ति के रूप में नेहरू के प्रति अनादर का लेश मात्र नहीं था। इन सबसे स्वाभाविक रूप से एक आम जिज्ञासा होती है, तब मोदी क्यों विकृत उत्साह के साथ नेहरू को याद करते हैं। यह तो होगा नहीं कि मोदी हमें इस सवाल का जवाब दें। इसकी बजाय हम खुद ही उन वजहों के बारे में कुछ अनुमान ही लगाने का जोखिम ले सकते हैं। सबसे पहली बात, नेहरू और मोदी के बीच बहुत लंबा वैचारिक फासला है।
भले मोदी को नेहरू युग के भारत का कोई अकादमिक ज्ञान नहीं हो, लेकिन उन्हें अपने युवा दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक के रूप में कांग्रेस की हिंदू विरोध की घुट्टी पिलाई गई है। कांग्रेस की मुस्लिमों के प्रति उदार और हिंदू विरोधी छवि जग जाहिर है। संघ कांग्रेस पार्टी को इस्लामिक पाकिस्तान की तर्ज पर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने में एक महत्वपूर्ण बाधा मानता है और जाहिर है कि पंडित नेहरू कांग्रेस की धुरी के रूप में इसमें सबसे बड़े बाधक थे, जिनके लिए धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। नेहरू के मन में यह प्रतिबद्धता इस कदर स्पष्ट थी कि उन्होंने भारत के संविधान में इसका औपचारिक उल्लेख करना जरूरी समझा। नेहरू ने भारतीय मुस्लिमों के लिए शासन में अव्वल दर्जे का रेड कालीन हमेशा बिछाया और अपने देश में हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाए रखा। दूसरी बात यह कि नेहरू और मोदी के बीच बौद्धिक असमानता काफ़ी व्यापक है। मेरी समझ कहती है कि मोदी जी में देशभक्ति कूट कर भरी है, जबकि नेहरू की देशभक्ति संदेहास्पद है। मोदी जी सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिला बौद्धिक ज्ञान का भंडार है, जिससे सनातन संस्कृति से रूबरू देश विदेश के लोग हो रहे हैं और सनातन संस्कृति की तरह खींचे आ रहे हैं। लेकिन नेहरू तुष्टीकरण में लिप्त हो धर्मनिरपेक्षता का राग अलाप कर बहुसंख्यकों को द्वितीय दर्जे का बना देते हैं। मोदी जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास का मूल मंत्र लिए देश सेवा में जुटे हैं, तो वहीं नेहरू मुस्लिम हिताय मुस्लिम सुखाय के एजेंडे में व्यस्त थे। मेरी समझ कहती है कि इसके चलते नेहरू एक हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति थे। नरेंद्र मोदी की तुलना में पंडित नेहरू जीनियस थे। उन्होंने 5 पुस्तकें लिखी, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ए ऑटोबायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और लेटर्स फॉर ए नेशन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू हिज चीफ मिनिस्टर्स। ये अलग बात है कि नेहरू इन पुस्तकों के जरिए भारत का गौरवशाली इतिहास के स्थान पर सपेरों का देश, गुलाम और लाचार देश के रूप में महिमा मंडन किए हैं। नेहरू के विलासितापूर्ण व्यक्तित्व के विपरीत मोदी की ओजस्वी व्यक्तित्व। मोदी अपने सार्वजनिक भाषण में अक्सर उन लोगों पर तंज करते हैं और उनका उपहास उड़ाते हैं जिन्होंने उनसे पहले भारत पर शासन किया था। वे अपने पूर्ववर्तियों को तुच्छ करार देते हैं, मानो कि पिछले नेहरू गांधी के शासन वर्षों के दौरान देश में किसी के भी दौर में कुछ भी सार्थक नहीं हुआ। मोदी के विपरीत हिंदू बाहुल देश में हिंदू विरोधी नेहरू को अपनी पार्टी और विपक्ष दोनों के भीतर सभी तरह की घूर राजनीतिक ताकतों से निपटना पड़ा था। ऐसा करते समय उनका कुटिल संभाव संतुलन लाजवाब होता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अस्थिर अय्याश मिजाज वाले वीके कृष्ण मेनन से उनके निपटने के तरीकों से दिखता है। नेहरू और मोदी में चौथी विसंगतियां विज्ञान और तर्कशीलता के संबंध में परस्पर विरोधी अभिविन्यास से संबंधित है। नेहरू ने देश के एक वैज्ञानिक स्वभाव बनाने पर जोर देने के स्थान पर उनका रुख हमेशा पंचशील के सिद्धांतों पर रहा, जिसके अनुसार भारत एक शांतिप्रिय देश है, इसे हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। नेहरू के दौर में हथियार बनाने वाले बहुत से फैक्ट्री बंद कर दिए गए, लेकिन आज मोदी के दौर में वे संदर्भ और जिन मूल्यों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था वह उनके लिए प्रशंसा का विषय बन गया है। हथियारों के मामले में आज भारत आत्मनिर्भर बन गया है। अतीत की उपलब्धियों पर गर्व करना स्वाभाविक है, लेकिन हर महान वैज्ञानिक उपलब्धि, चाहे वह प्लास्टिक सर्जरी हो, रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर तकनीक की या यहाँ तक कि पेन ड्राइव की, उसका श्रेय प्राचीन भारतीयों यानी हिंदुओं को देना है। गर्व की अनुभूति होती है। 5वां अंतर नेहरू के उदारवाद और मोदी के उदारवाद का है। चूँकि प्रश्न व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका उत्तर वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है। इन दोनों युगों के दौरान बनने वाली फिल्मों के सबूत काफ़ी विचारोत्तेजक हैं, क्योंकि फिल्में मीडिया के अन्य रूपों की तुलना में देश के सामाजिक वातावरण को अक्सर बेहतर तरीके से दर्शाती है। मैंने 1950 और 1960 के दशक की फिल्मों के अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हिंदू विरोधी नेहरू युग में राजसत्ता का द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म का समर्थन करना अकल्पनीय होता। दंगे की अधिकतर स्थितियां या कारक जिसके चलते लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन होता है, वे भयानक कहानियों से भरी हुई हैं। फिल्मकार और इतिहासकार भी इन कहानियों को कहने का बोझ उठाते हैं, लेकिन राज्य को इन गतिविधियों से अपने को दूर नहीं रखना चाहिए। नेहरू के सत्ता लोलुपता हमें सिखाता है कि राजनेता किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जातियों के क्षण में ऐसी रणनीतियाँ राजनीतिक संस्था को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकती हैं। नेहरू के शासन के दौरान ये जातियाँ हिंदुओं पर हुई। नेहरू के मुस्लिम तुष्टीकरण के विचार को नष्ट होना ही होगा, जिस पर भारतीय राज्य का पूरा ताना बाना बुना गया है। यह विचार उसकी संवैधानिक परिकल्पना में अंतर्निहित है, जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं: धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और बहुलतावाद।
नेहरू के धर्मनिरपेक्षता ने देश को खून का आंसू रुलाया है। लाखों लोगों को कुर्बानी इस धर्मनिरपेक्षता ने लिया है। इस धर्मनिरपेक्षता के आड़ में सबसे ज़्यादा अधर्म किया गया है। अगर मोदी चाहते हैं कि भावी पीढ़ी उन्हें एक महान प्रधानमंत्री के तौर पर याद करे, तो वे इस अनजान भारतीय की इस छोटी सी सलाह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि नेहरू मुस्लिमवाद विचारों के समागम थे। मोदी उस व्यक्ति पर हमला करके प्रकारांतर से उस संयोजन का हमला करते हैं। नरेंद्र मोदी का इतिहास की किताबों में उन्हीं पर अध्याय लिखे जाएंगे। संघ अपनी आगामी शताब्दी समारोह धूमधाम से मना सकता है और वह अगले 1000 वर्षों तक प्रभावी रह सकता है। उनका भारत के प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में फुटकर उल्लेख होगा। नेहरू के अधर्म रूपी वटवृक्ष धर्मनिरपेक्षता का यह ताना बाना हिंदू हित में खत्म होना चाहिए। धन्यवाद।